हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, कोरोना का समय चल रहा है। इस बीमारी से आप लोग बचकर रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, कम से कम घर से बाहर निकलिएगा। और आज आप लोग को मैं सामाजिक विज्ञान का 5वां पाठ पढ़ाने वाली हूँ। चौथा पाठ नहीं पढ़ा रही हूँ कि चौथा पाठ प्रथम सेमेस्टर में नहीं है आप लोग के। तो 5वें पाठ का नाम है भारत आज़ादी की तरफ प्रयाण। प्रयाण यानी प्रयास। भारत आज़ादी की तरफ प्रयास कैसे किया था, किस तरह आज़ादी प्राप्त किए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। 1920 से 1947 की अवधि यानी समय को गांधी युग या गांधी युग के आंदोलन अर्थात क्रांति का युग यानी समय माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह दूसरा दौर संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने की लड़ाई का तो है ही, साथ साथ स्वतंत्रता की लड़ाई का भी है। इस आंदोलन के जिन प्रवाहों अर्थात धाराओं में से गुजरे और उसका जो एक संकुलन यानी दल खड़ा हुआ, उसका यहाँ अवलोकन करेंगे, यानी उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अवलोकन का मतलब चर्चा करना। कह रहे हैं 1920 से 1947 का जो समय था उसको गांधी युग का समय या गांधी युग के आंदोलन यानी क्रांतिकारी का समय माना जाता था। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह दूसरा दौर संवैधानिक यानी जो संविधान में कानून बनाया गया था अधिकारों के लिए लोगों के, उसको प्राप्त करने की तो लड़ाई गांधी जी लड़ ही रहे थे, साथ ही भारत को स्वतंत्र कराने की भी लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे थे उस समय ये लोग। और इस आंदोलन के जिन प्रवाह यानी धाराओं से ये लोग गुजरे समय से उसका एक दल खड़ा हुआ और उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। साइमन कमीशन 1927, मोंटफोर्ड, मोंटेग्यू, चेम्बरफोर्ड 1919। सुधार में एक व्यवस्था यह थी कि सुधार को किस प्रकार से लागू किया गया है और सुधार की आवश्यकता के संबंध में अध्ययन करने के लिए 10 वर्ष बाद एक कमीशन बनाना। परंतु 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में रचित यानी निर्माण किया गया, लिखा गया साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और वे सभी अंग्रेज थे। भारतीयों का दुख दर्द भारतीय समझ सकते हैं। इस विचार से कमीशन में भारतीय सदस्यों को शामिल करने की सिफारिश यानी प्रार्थना भारतीयों ने की, परंतु अंग्रेज़ों ने सिफारिश स्वीकार नहीं किया, उसको माना नहीं। अतः भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार यानी उसको न मानने का निश्चय किया। साइमन कमीशन के भारत आगमन के समय लोगों ने सभा, जुलूस यानी रैली, साइमन गो बैक के नारे और काले झंडे फहराकर उसका विरोध किया। साइमन कमीशन की जो स्थापना की गई थी उसके विरुद्ध सरकार ने दमन नीति यानी उत्पीड़न, लोगों को मारना पीटना, जेल में डाल देना, ऐसे हथकंडे अपनाए। सरकारी दमन नीति का भोग यानी उसका शिकार लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू भी बने। लाहौर में जुलूस का नेतृत्व अर्थात संचालन करते समय लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए। थोड़े दिन बाद उनका अवसान हो गया यानी उनकी मृत्यु हो गई। कब? 1919 में। करें साइमन कमीशन 1927, मोंटफोर्ड, मोंटेग्यू, चेम्सफोर्ड 1919। सुधार में यह एक व्यवस्था थी कि सुधार को किस प्रकार से लागू किया गया है और सुधार की आवश्यकता के विषय में संबंध यानी विषय में अध्ययन करने के लिए यानी पढ़ने के लिए 10 वर्ष बाद एक कमीशन बनाना था। लेकिन उससे पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और जॉन साइमन की अध्यक्षता में यानी उनके देख रेख में एक निर्माण किया गया साइमन कमीशन की, जिसमें 7 सदस्य थे और वे सभी अंग्रेज थे। तो भारतीयों का दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं था, ऐसा भारतीयों को लगा। तो उन्होंने इस पर विचार करके भारत के एक सदस्य को उसमें शामिल करने की प्रार्थना किए, लेकिन अंग्रेज़ों ने उस सिफारिश को, उस प्रार्थना को मानने से इनकार कर दिया। तो इसके कारण से भारतीय जो थे साइमन कमीशन को न मानने का निश्चय कर लिए
और साइमन कमीशन के भारत आने के समय लोगों ने इसके खिलाफ सभा निकाली, जुलूस यानी रैली निकाली, साइमन गो बैक के नारे लगाए कि मतलब तुम यहाँ से चले जाओ, और काले झंडे फहरा कर अपना विरोध किए। और जिसको दबाने के लिए सरकार ने लाठी दमन नीति यानी उत्पीड़न जैसे कार्य किए, लोगों पर लाठी चलवाई, लोगों को जेल डलवा दिए। और इस सरकार के दमन नीति उत्पीड़न का भोग यानी शिकार लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू जी बने। और लाहौर के जुलूस का संचालन यानी नेतृत्व करते समय, देख रेख करते समय लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और थोड़े दिन बाद ही उनका अवसान यानी मृत्यु हो गया 1919 में। आगे हम लोग पढ़ते हैं। लाला जी की मृत्यु के समाचार से भगत सिंह, राजगुरु आदि क्रांति उत्तेजित यानी व्याकुल हो गए और लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। जब लाला लाजपत जी की मृत्यु हो गई और ये समाचार भगत सिंह, राजगुरु और अनेक क्रांतिकारियों को मिला, तो ये सुनकर वो बहुत उत्तेजित हो गए, व्याकुल हो गए और लाठीचार्ज का जो आदेश देने वाले अंग्रेज पुलिस थे अधिकारी सैंडर्स, उनकी इन्होंने फिर हत्या कर दी। आगे पढ़ते हैं। नेहरू कमेटी, कमेटी का मतलब होता है समिति। नेहरू ने जो समिति बनाई उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साइमन कमीशन का बहिष्कार होने से भारतीय मंत्री बर्कनहेड ने साइमन कमीशन का विधेयक प्रस्तुत करते समय बताया कि भारत के नेता सभी दलों के अनुकूल संविधान बनाकर दे तो ब्रिटिश सरकार उस पर विचार करेगी। इस आह्वान यानी ललकार को चुनौती समझकर भारतीय राष्ट्रीय महासभा ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी की रचना की। जो विवरण दिया वह नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, जिसमें स्थानीय स्वराज, डोमिनियन स्टेट्स, स्वतंत्र न्यायतंत्र, मूलभूत अधिकार, वयस्क मताधिकार आदि विषयों का समावेश किया गया, परंतु अंग्रेज सरकार ने इसको स्वीकार यानी मंजूर नहीं किया। कह रहे हैं कि साइमन कमीशन का बहिष्कार जब भारतीयों ने कर दिया तो भारत के जो मंत्री बर्कनहेड थे, उन्होंने साइमन कमीशन का विधेयक प्रस्तुत करते समय बताया कि भारत के जो नेता के सभी दलों के नेता हैं, जो सभी दलों के अनुकूल यानी उनके अनुसार संविधान बनाकर दे तो ब्रिटिश सरकार उस पर सोचेगी, विचार करेगी। और इस आह्वान को चुनौती समझकर भारतीय राष्ट्रीय महासभा ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी की रचना की यानी निर्माण किया। जो विवरण उन्होंने विवरण यानी दस्तावेज रूपरेखा दिया वह नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, जिसमें स्थानीय स्वराज्य मतलब जहाँ पर रहते हैं वहाँ स्वतंत्रता, जिसे डोमिनियन स्टेट्स, स्वतंत्र न्यायतंत्र मतलब स्वतंत्र रूप से न्याय मिले सबको, मूलभूत जो भारतीयों का अधिकार है, और वयस्क मताधिकार जो भारत 18 साल के भारत के लोग हो जाएं, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा, उन्हें अपना चुनाव करने का अधिकार आदि विषयों पर चर्चा उसमें किया गया था, लिखा गया था, परंतु अंग्रेज सरकार उसे स्वीकार नहीं किया, माना नहीं उसको। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की मांग सब लोग करने लगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उस समय भारतीय राष्ट्रीय महासभा में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता सक्रिय यानी क्रियाशील हुए। वे पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे, वो पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहते थे, इस पक्ष में थे। स्थानीय स्वराज्य से युवा वर्ग को संतोष नहीं था, मतलब जहाँ पे हम वहीं तक स्वतंत्र रहे, ये युवा वर्ग को संतुष्टि इससे नहीं, वो पूरी तरह से भारत में चाहे जहाँ जाना आना ऐसी स्वतंत्रता चाहते थे। परिणाम स्वरूप लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय महासभा में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यानी सुझाव पारित किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की शपथ यानी कसम लेकर प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय हुआ, और इस दिन का महत्व बनाए रखने के लिए 1950 में हमारा संविधान इस तारीख को लागू किया गया।
कह रहे हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में उठने लगी और उस समय भारतीय राष्ट्रीय महासभा में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता सक्रिय थे, प्रयत्नशील थे देश को आज़ाद कराने के लिए और पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहते थे। और स्थानीय स्वराज्य ने कि जहाँ पे हम उतना ही हमें स्वतंत्रता मिले, पूरे देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे और इससे वो संतुष्ट नहीं थे कि खाली स्थानीय स्वतंत्रता मिले, जिसका परिणाम यह हुआ कि लाहौर के रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय महासभा में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की शपथ कसम लेकर पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में, मतलब पूरी तरह हम स्वतंत्र हो जाए ऐसे दिन के रूप में मनाने का निश्चय किया। और इस दिन को महत्व बनाने के लिए, इसकी महत्ता बनाए रखने के लिए 1950 में हमारा संविधान इस तारीख को लागू किया गया था। दांडी कूच 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। दांडी कूच क्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन विनय के साथ अवज्ञा किसी आदेश का उल्लंघन करने के लिए की गई क्रांति आंदोलन के रूप में गांधी ने दांडी गांव के समुद्र किनारे जाकर नमक कानून को भंग तोड़ने का निश्चय किया। 11 मार्च की शाम को आश्रम में हजारों लोगों की संख्या को सत्याग्रह का संदेश दिया। लोगों की गिरफ्तारी होने पर भी दृढ़तापूर्वक निश्चय के साथ अहिंसक रूप से बिना किसी मारपीट के सरकार के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। प्रार्थना। अहमदाबाद के साबरमती हरिजन आश्रम, अब जो गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है, आश्रम से 12 मार्च 1930 को वैष्णो जन जो तेने रे कहिए जे पीड़ पड़ाई जाड़े रे गाया गया और भड़े नरसइये तेनु दर्शन करता कुल एकोतर तरया रे पूरा होने पर महाप्रयास शुरू हुआ, मतलब महाप्रयत्न, जबरदस्त प्रयत्न शुरू किया गया। गांधी ने कहा, कौवे कुत्ते की मौत मरूंगा, परंतु जब तक स्वराज्य नहीं मिलेगा तब तक आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा। दांडी कूच अर्थात कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो नमक पर कर लगाया गया था और लोगों से लेते थे, उसके खिलाफ गांधी जी ने यह आंदोलन छेड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय विनय के साथ, अवज्ञा किसी आदेश की, किसी बात का उल्लंघन करना, तो उसके खिलाफ इन्होंने जो आंदोलन किया था उस रूप में गांधी जी दांडी गांव के समुद्र के किनारे जाकर नमक कानून को भंग करने का निश्चय किया, जो नमक का कानून बनाया गया था। 11 मार्च की शाम को आश्रम में हजारों लोगों की जनसंख्या को सत्याग्रह का इन्होंने संदेश दिया। लोगों की गिरफ्तारी होने पर भी गांधी जी दृढ़तापूर्वक निश्चय के साथ अहिंसक बिना किसी मारपीट के सरकार के खिलाफ संघर्ष लड़ाई को आगे बढ़ाने का सबसे अनुरोध किए, प्रार्थना किए। अहमदाबाद के साबरमती हरिजन आश्रम, जो अभी गांधी जी आश्रम के नाम से जाना जाता है, 12 मार्च 1930 को उन्होंने गाना गाया था, वैष्णो जन जो तेरे रे कहिए जे पीड़ पड़ाई जाड़े रे, मतलब सच्चा इंसान, अच्छा इंसान उसी को कहते हैं भल मानस, जो दूसरे के दर्द को, दुख को समझता है। फिर उसके बाद उन्होंने गाया, भड़े नरसया तेनु दर्शन करता कुल एकोतर तार्या रे, और कहे जो भले मनुष्य होते हैं, ऐसे लोगों का दर्शन करने पर पूरे कुल का पाप धुल जाता है और तर जाते हैं। ऐसा करने पर उन्होंने ये प्रयास आंदोलन जो है शुरू किया और गांधी जी ने कहा, कौवे कुत्ते की मौत मरूंगा, लेकिन जब तक स्वराज्य नहीं मिलेगा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक वापस लौटकर आश्रम में नहीं जाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा के साथ सूरा संग्राम को देख भागे सोई सूर नहीं, गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ दांडी कूच की शुरुआत की। अहमदाबाद से दांडी की दूरी लगभग 370 किलोमीटर है। दांडी यात्रा में असलाली, बारेजा, नडियाद, आणंद, बोरियावी, रास, जांबूसर, भरूच, सूरत, नवसारी जैसे छोटे बड़े
नगरों में सभाएं करके लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक कानून भंग की अनिवार्यता यानी आवश्यकता की जानकारी दी। यह कूच जिन गांवों में से गुजरती वहां लोग रास्ते की सफाई करते, पानी छिड़क कर, तोरण बांध कर सजाते। इस यात्रा ने लोगों में अपूर्व, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जागृति यानी सजगता, गजब की श्रद्धा यानी आस्था, चेतना यानी आत्मा और एकता एकजुट की भाव जगाने का अद्भुत कार्य किया। पूरे देश में सत्याग्रह की लहर दौड़ गई। गांधी जी अपने साथियों के साथ 24 दिन की पद यात्रा के बाद, पद यात्रा यानी पैदल चलकर दांडी पहुँचे 15 अप्रैल 1930 में। गांधी जी ने प्रतिज्ञा की थी कि तुम लोगों को कौवे और कुत्ते की मौत मारूंगा, लेकिन लौटूंगा नहीं जब तक हमको स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगी, आश्रम में वापस नहीं जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा के साथ वो संग्राम को छेड़ दिए और बोले कि जो इस महासंग्राम को देखकर भागेगा इस लड़ाई से, वो कोई सूर नहीं है, वीर नहीं है। और गांधी जी ने अपने सहयोगियों यानी जो उनके साथ खड़े थे, उनके साथ दांडी कूच की शुरुआत की। अहमदाबाद से दांडी की दूरी लगभग 370 किलोमीटर थी। दांडी यात्रा में असलाली, बारेजा, नडियाद, आणंद, बोरियावी, रास, जांबूसर, भरूच, सूरत, नवसारी जैसे छोटे बड़े महानगरों में इन्होंने सभाएं करके लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक कानून भंग की जो आवश्यकता थी उसके विषय में अच्छे से समझाया, जानकारी दिए। और यह कुछ मतलब जिन जिन गांव से गुजरते थे वहाँ के लोग रास्ते की सफाई करते, पानी की छिड़काव करके तोरण बांटते। तोरण यानी घर के मुहारे पर, दुआरे पर जो लोग पत्ते का बनाकर तोरण सजाने के लिए बनाते हैं, उसे बांधते थे। और इस यात्रा में लोगों में जो अपूर्व, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी जागृति जगा दी। लोगों में गजब की आस्था, श्रद्धा हुआ, उनकी आत्मा जग गई अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, और एकजुट होने का जो भाव उनमें जागा और अद्भुत कार्य किया उनकी एक दांडी कूच ने, जिसके कारण पूरे देश में सत्याग्रह की लहर दौड़ गई। गांधी जी अपने साथियों के साथ 24 दिन तक पैदल चलने के बाद दांडी पहुँचे 15 अप्रैल 1930 को। आगे हम लोग पढ़ते हैं। 6 अप्रैल 1930 की सुबह ठीक 6:30 बजे समुद्र किनारे गांधी जी ने जमे हुए नमक में से एक मुट्ठी नमक लेकर नमक के अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ा। गांधी जी ने कहा, मैंने नमक कानून को तोड़ दिया। और उस समय वहां उपस्थित लोगों को संबोधित यानी बताते हुए कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य रूपी इमारत की नींव यानी जड़ में नमक लगा रहा हूँ। श्री महादेव भाई देसाई दांडी कूच की तुलना यानी बराबरी महान विनिष्क्रमण के साथ करते हैं। महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के साथ करते हैं। दुनिया भर के पत्रकारों, फोटोग्राफरों ने भी इस स्थान पर आकर आंखों देखा, मतलब जो उनके सामने हुआ था उसके बारे में विवरण समाचार पत्र, पत्रिकाओं में प्रकाशित यानी छापे। इस तरह 12 मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुई विश्वविख्यात दांडी कूच की भौतिक यानी उपद्रव समाप्ति थी, परंतु ब्रिटिश सल्तनत की इमारत की नींव यानी जड़ में नमक लगाना शुरू हो गया था। इसमें कह रहे हैं कि 6 अप्रैल 1930 की सुबह ठीक 6:30 बजे समुद्र के किनारे गांधी जी पहुँचे और वहाँ पे जो नमक था जमा हुआ उसको अपने मुट्ठी में लेकर नमक के जो अन्यायपूर्ण कानून थे, उन्होंने नमक पर कर लगाया था, उस कानून को उन्होंने तोड़ दिया। बिना कुछ कर दिए उस नमक को उठा लिए और गांधी जी ने कहा कि मैं नमक कानून को तोड़ दिया। और उस समय वहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित यानी बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के साम्राज्य रूपी इमारत, जो इनका चारों तरफ साम्राज्य फैला हुआ है, उसके जड़ पर नमक लगा रहा हूँ। मतलब यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ कानून तोड़ने का, उनके द्वारा जो बनाया गया कानून है। और श्री महादेव भाई देसाई दांडी कूच की तुलना महाविनिष्क्रमण के साथ करते हैं, मतलब गृह त्यागने जैसे शब्द को जोड़ देते हैं। दुनिया भर के पत्रकार, फोटोग्राफर
उस समय उस जगह पर अपने आँखों से उस कार्य को देखे गांधी जी ने, जो नमक तोड़ा, नमक के कानून को तोड़ा, नमक उठाकर, तो उस समाचार को खबर को समाचार पत्र और पत्रिकाओं में छापे। और इस तरह 12 मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुई विश्व विख्यात, यानी पूरे विश्व में यह घटना प्रसिद्ध है, दांडी कूच की उपद्रव समाप्त हो गई। लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी वो यहीं से शुरू हो गई, देश को आज़ाद कराने के लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस तरह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सरकार ने दमन के कोड़े बरसाए, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, गोलीबार, स्त्रियों और बालकों पर जुल्म यानी अत्याचार करने पर भी लड़ाई कमज़ोर नहीं पड़ी। कह रहे हैं कि देश में इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सरकार ने उनको दबाने के लिए उन पर कोड़े बरसाए, लोगों पर लाठीचार्ज किए, गिरफ्तार भी करवाए लोगों को, कितने लोगों पर गोलियां चलवाई, स्त्री और जो बच्चे थे उन पर उन्होंने जुल्म किया, अत्याचार किया इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए। लेकिन यह लड़ाई किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं पड़ा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। दांडी कूच के दौरान विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराबबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत निवारण आदि अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कह रहे हैं कि दांडी कूच का जब शुरुआत किया गया तो उसी समय विदेशी जो कपड़े थे उसको लोग जलाने लगे, जगह जगह त्याग करने लगे, उसका शराब बंद करने लगे जगह जगह, हिंदू मुस्लिम एक होने लगे, उनको एकता समझ में आने लगी। और ये जो छुआछूत जैसे विचार थे उसका निवारण, अनेक जैसे कार्यक्रमों का आयोजन फिर किया गया। आगे पढ़ते हैं। दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह में आई जागृति के कारण असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह के कार्यक्रम देश भर में शुरू हुए। इन कार्यक्रमों में स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराबबंदी के लिए शराब के अड्डों पर पिकेटिंग यानी धरना देना, महसूल यानी भाड़ा सहित करवेरा न भरने का आंदोलन, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, जो ऊंच नीच अछूत जैसे सोच को ख़त्म करने कार्यक्रम संबंधी सत्याग्रह, सभाएं और जुलूस के कार्यक्रम हुए। इस जागृति तथा आंदोलन को कमज़ोर करने तथा कुचल डालने के लिए सरकार द्वारा लाठीचार्ज तथा कारावास सहित दमनकारी कदम उठाए गए। कह रहे हैं कि दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह में आई जागृति के कारण लोग जब इसके प्रति जागृत हो गए तो असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह के कार्यक्रम देश भर में फिर शुरू करने लगे जगह जगह पे लोग। और इन कार्यक्रमों में जो कार्यक्रम शुरू किया गया था इसमें स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तु, जो विदेश के वस्तु थे उनका बहिष्कार करना यानी उनको त्यागना, शराबबंदी के लिए शराब के अड्डों पर जाकर धरना देना, उनका भाड़ा वसूलना और इसके सहित करवेरा न भरने का आंदोलन, जो करवेरा यानी टैक्स न भरने का आंदोलन, अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसे ऊंच नीच का लोगों के मन में हिंदू मुस्लिम जात पात का विचार था उसको दूर करने जैसे कार्यक्रम संबंधी सत्याग्रह, सभाएं और जुलूस के कार्यक्रम किए गए। और इस जागृति तथा आंदोलन को मिटाने के लिए, कमज़ोर बनाने के लिए, उनको मिटाने के लिए सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया गया, लोगों पर लाठी चलाया गया। उसके साथ साथ लोगों को जेल में डाल देने की नीति और लोगों पर अत्याचार जैसे कदम उठाए गए अंग्रेज़ों के द्वारा। आगे पढ़ेंगे। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप देश के रेलवे, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस तथा अन्य सरकारी इमारतों पर तोड़-फोड़, हमले जैसे कुछ हिंसक घटनाएं भी घटी। इन घटनाओं में सरहद के गांधी अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में आंदोलन, मुंबई के पास वडाला के पीठे पर नागरिकों का हमला, दिल्ली के कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में शराबबंदी के लिए पिकेटिंग यानी धरना, सूरत के धरासड़ा तथा विरमगाम क्षेत्र में हुए नमक सत्याग्रहों के अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में से पढ़ाई छोड़ देने के कार्यक्रम मुख्य थे। अंग्रेज़ों ने लोगों को दबाने के लिए अनेक तरह के अत्याचार किए, तो उसके परिणाम स्वरूप देश की रेलवे, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस तथा अन्य सरकारी इमारतों पर लोगों ने तोड़ फोड़ किया और हिंसक घटनाएं भी कुछ घटी। इन घटनाओं में सरहद के गांधी
अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में यानी संचालन में आंदोलन किया गया। मुंबई के पास वडाला के पीछे नागरिकों ने हमला किया। दिल्ली में कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में शराबबंदी के लिए लोगों ने धरना दिया जगह जगह दिल्ली में। सूरत के धरासड़ा तथा विरमगाम क्षेत्र में हुए नमक सत्याग्रहों के अलावा सरकारी विद्यालयों में लोगों ने पढ़ाई छोड़ देने जैसे कार्यक्रम किए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता, गोलमेज परिषद और सत्याग्रह का स्थगन यानी स्थगित। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं जानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत को किस प्रकार का संविधान तथा सुधार देगी, इसके लिए गोलमेज परिषदें बुलाई। नवंबर 1930 में पहली बार परिषद लंदन में आयोजित की गई, नवंबर 1930, परंतु वह कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण निष्फल गई यानी असफल रहा। इससे कांग्रेस को मनाने के लिए गांधी जी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ मार्च 1931, जिसमें सत्याग्रह की नीति, जिसमें नमक बनाने की स्वतंत्रता और शांत पिकेटिंग यानी धरना, शांति ढंग से धरना देने की सहमति मुख्य मुद्दा यानी विषय था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज परिषद में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मात्र गांधी जी उपस्थित रहे, परंतु ब्रिटिश पक्ष द्वारा संविधान निर्माण की चर्चा के लिए अलग अलग कौमों यानी जाति के लिए अलग अलग मतदान मंडल का विभाजन यानी बंटवारा जैसे मुद्दे उठाए जाने पर गांधी जी निराश हुए और अंत में यह परिषद निष्फल गई। कह रहे कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को किस प्रकार का संविधान यानी कानून तथा उसमें सुधार देगी, इसके लिए गोलमेज परिषद बुलाई गई नवंबर 1930 में। पहली ये परिषद लंदन में आयोजित किया गया 1930 में, परंतु वहाँ कांग्रेस की अनुपस्थिति नहीं थी, कांग्रेस का कोई भी सदस्य उपस्थित न था, जिसके कारण यह परिषद आयोजन जो है निष्फल हो गया, असफल रहा। और इसके लिए गांधी जी कांग्रेस को मनाने के लिए इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ मार्च 1931 में, जिसमें सत्याग्रह की नीति, जिसमें नमक बनाने की स्वतंत्रता और शांति ढंग से धरना देने की सहमति का विषय था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज परिषद में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ गांधी जी गए थे, वहाँ पे उपस्थित थे, लेकिन ब्रिटिश पक्ष द्वारा संविधान निर्माण की चर्चा के लिए अलग अलग जात के लोगों को अलग अलग मतदान मंडल का विभाजनकारी यानी बंटवारा जैसे विषय उठाए जाने पर गांधी जी इस बात से बहुत निराश हुए, हताश हुए और अंत में यह परिषद असफल हो गई। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1943। विश्व युद्ध में बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह बंद करने का निर्णय लिया जनवरी 1942 में। करें कि पूरे विश्व में बदलती हुई जो परिस्थितियां थी उसको ध्यान में रखकर कांग्रेस की जो कार्यकारिणी कार्य करने वाली समिति थी, उन्हें अपने आप सत्याग्रह को बंद करने का फैसला किया 1942 में जनवरी। आगे क्रिप्स दरखास्त द्वारा यह सिद्ध हुआ कि ब्रिटिश सरकार सत्ता छोड़ना नहीं चाहती थी तथा हिंदुस्तान को स्वराज्य देने का उसका इरादा यानी मन नहीं था। वह भारत की जनता को ठगने अर्थात लूटने का प्रयास कर रही है। ऐसा लगने पर भारतीय हताश होकर क्रोधित हुए। गांधी जी ने जनता की निराशा दूर करके एक नई और अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए उसे तैयार किया। करें क्रिप्स दरखास्त द्वारा यह सिद्ध हुआ, यह साबित हुआ कि ब्रिटिश सरकार शासन छोड़ना नहीं चाहती थी और हिंदुस्तान को स्वतंत्रता प्रदान करने का उसका कोई मन नहीं था, स्वतंत्रता नहीं देना चाहती थी और भारत की जनता को लूटने का प्रयत्न कर रही थी। और ऐसा लगने पर भारतीय बहुत हताश हुए, मायूस हुए और उन्हें में क्रोध फूट पड़ा और गांधी जी ने जनता की निराशा को, मायूसी को दूर करके एक नई दिशा और अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें फिर से तैयार किए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मुंबई में आयोजित कांग्रेस महासमिति की बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1942 की रात्रि में हिंद छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव के दूसरे दिन प्रातःकाल गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू,
मौलाना आज़ाद के साथ ही देश के अग्रगण्य जो आगे बड़े बड़े नेता थे, कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की गई। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध यानी रोक लगा दिया गया। प्रांतीय यानी प्रदेशों और जिला स्तर के कांग्रेसी नेताओं को पकड़ लिया गया। गांधी जी सहित सभी नेताओं की गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप देश के शहरों तथा गांव में एकाएक जोरदार यानी जबरदस्त हड़तालें अर्थात कर्फ्यू हुई और गांधी जी ने कहा कि आज़ादी के लिए यह मेरी अंतिम लड़ाई है और उसके लिए लोग सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार थे। उनका सूत्र था यानी नारा था, करेंगे या मरेंगे, या तो आज़ादी पाएंगे या तो अपनी जान देंगे। उससे बता रहे हैं कि मुंबई में आयोजित कांग्रेस महासमिति की बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1942 की रात्रि में हिंद छोड़ो का एक प्रस्ताव पारित किया गया। सुझाव प्रस्ताव के दूसरे दिन सुबह सुबह गांधी जी वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद के साथ ही देश के जो बड़े बड़े कांग्रेस नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिए। अंग्रेज़ों ने समाचार पत्रों पर रोक लगा दिया और जो प्रादेशिक स्तर पर और जिला स्तर के कांग्रेस नेता थे उनको भी इन्होंने पकड़ लिया। गांधी जी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप उसका यह परिणाम है कि देश के शहरों तथा गांव में अचानक जोरदार यानी जबरदस्त कर्फ्यू हुई और गांधी जी ने कहा, आज़ादी के लिए यह मेरी अंतिम लड़ाई है और उसके लिए सब लोग सब कुछ अपना बलिदान यानी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। और उनका यह नारा था, करेंगे या तो मरेंगे, यानी या तो हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे या तो खुद अपनी बलिदान दे देंगे। आगे हम लोग पढ़ते हिंद छोड़ो आंदोलन के दौरान हड़तालें। हिंद छोड़ो यानी हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाओ आंदोलन जो छेड़ा गया अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसके समय की हड़तालें, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देश के गांव और शहरों में मजदूर, किसान, युवक, विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी तथा स्त्रियों आदि ने इस कार्यक्रम में आगे आकर भाग लिया। मजदूरों ने कारखानों में हड़तालें की। जमशेदपुर के लोहे के कारखाने में तथा मुंबई और मद्रास की कपड़ा मिलों में हड़तालें हुई। अहमदाबाद की 75 मिलों में के 1,40,000 मजदूरों ने 105 दिन तक हड़ताल रखी। देश भर में शांत और अपूर्व हड़ताल हुई। विद्यालय कॉलेजों में हड़तालें हुई। अहमदाबाद में 3.5 महीने तक बाजार बंद रहे। कह रहे हैं कि देश के गांवों और शहरों में मजदूर, किसान, युवक, विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी तथा स्त्रियां आदि सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस आंदोलन में मजदूरों ने कारखानों में हड़ताल कर दी, काम बंद कर दिए। जमशेदपुर के लोहे कारखाने में तथा मुंबई मद्रास के कपड़ा के मिलों में हड़ताल हुई। अहमदाबाद की 75 मिलों के 1,40,000 मजदूरों ने 105 दिन तक लगातार हड़ताल की, काम बंद रखा। देश भर में शांत और अपूर्व हड़ताल हुई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। विद्यालय कॉलेज भी बंद हो गए। अहमदाबाद में 3.5 महीने तक बाजार बंद रहे। आगे पढ़ेंगे। हिंद छोड़ो आंदोलन के दौरान तोड़ फोड़ की प्रवृत्तियाँ। जब अंग्रेज़ों को छोड़ने के लिए आंदोलन किया गया उस समय तरह तरह के तोड़ फोड़ जैसे कार्य हुए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देश में चारों तरफ लोगों का क्रोध ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन नीति अपनाने के विरुद्ध। शहरों तथा गाँवों में लोगों की टोलियाँ द्वारा तार, टेलीफोन, रेलवे लाइन, सरकारी मकान, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सरकारी कार्यालय, पुल, मार्गों, विद्यालय कॉलेजों के मकानों, रेलवे स्टेशनों आदि को तोड़ डालने, संपत्ति लूटने और आग लगाने की घटनाएं बड़ी संख्या में हुई। रेलवे का बहुत नुकसान हुआ। कुछ क्षेत्रों में लोगों ने बम का भी उपयोग किया। अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों ने आंदोलन जो छेड़ा तो उसमें जो तोड़ फोड़ किया, जैसे देश में चारों तरफ लोगों का क्रोध था सरकारी ब्रिटिश अंग्रेज़ों के खिलाफ और उनकी जो दमन नीति थी उस अपनाए थे उन्होंने, उसके विरुद्ध में दमन नीति लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, लोगों पर लाठी बरसाना, लोगों को जेल में बंद कर देना। तो इस नीति के खिलाफ लोग, गाँव के लोग, शहरों के लोगों ने टोलियों द्वारा तार, टेलीफोन, रेलवे लाइन, सरकारी मकान, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सरकारी कार्यालय, पुल, मार्गों, विद्यालय कॉलेजों के मकान जो थे, रेलवे स्टेशनों आदि को तोड़ने तथा वहाँ की जो संपत्ति थी उसको लूटने और वहाँ पर आग लगाने जैसी घटनाएं लोगों ने किया देश में।
और रेलवे को बहुत नुकसान हुआ इससे, और कुछ लोगों ने तो कुछ क्षेत्रों में बम का भी उपयोग किया था। आगे पढ़ेंगे, संघर्ष को कुचल डालने में सरकार की असफलता। इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए सरकार ने जो प्रयास किए थे उसमें असफलता उनको मिली, निष्फलता मिली, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस संघर्ष की उग्रता यानी प्रचंडता और व्यापकता यानी विस्तार के कारण जो चारों तरफ फैल गया था लड़ाई, उसके कारण सामूहिक गिरफ्तारी और भारी दमन नीति से थोड़े समय में सरकार की कुचल डालने की नीति सफल नहीं हुई। पूरे देश में जगह जगह बहुत व्यापक यानी विस्तार, बड़ी मात्रा में संघर्ष का, लड़ाई का फैलाव यानी विस्तार, तोड़ फोड़ तथा सरकारी व्यवस्था को तहस नहस यानी नष्ट करने का प्रयास हुआ। 70,000 से भी अधिक लोगों को जेल में बंद कर दिया। इस आंदोलन के दौरान 538 राउंड गोली चलाई गई। 1028 लोगों ने अपने प्राण गंवाए, 3200 लोग घायल हुए। अहमदाबाद और पटना में गोली चलाए जाने से बड़ी संख्या में विद्यार्थी मारे गए। इस संघर्ष में लोगों ने जो व्यक्तिगत तथा सामूहिक वीरता बताई, उससे विश्व के साथ ब्रिटिश सरकार पर भी ऐसी छाप यानी असर पड़ी कि अब अधिक समय भारत में तो अपना शासन टिकाए नहीं रख सकते। लोगों ने स्वयंभू आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो शब्द लोगों ने स्वयं स्फूर्ति यानी अपने अंदर के उत्साह को बढ़ाने के लिए घोषणा के रूप में अपनाया था। इस सूत्र से डोमिनियन स्टेट्स, उपनिवेशक स्वराज्य का ख्याल अदृश्य हो गया यानी गायब हो गया। अब तो पूर्ण स्वराज ही चाहिए, इसके लिए कटिबद्ध हुए। उसके बाद 5वें वर्ष भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता मिली। कह रहे हैं कि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो उसको समाप्त करने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उसमें असफल हुए। इस लड़ाई की जो रूप था उग्र हो गया था, प्रचंड हो गया था और चारों तरफ फैल गया था, जिसके कारण से एक साथ कई लोगों को गिरफ्तार करना, कितने लोगों पर कोड़े बरसाना, अनेक दमन नीति सरकार ने थोड़े समय में लड़ाई को समाप्त करने के लिए अपनाए, लेकिन उसमें ये सफल नहीं हुए। अब पूरे देश में जगह जगह पर बहुत अधिक मात्रा में लड़ाई का विस्तार हो गया था। लोग युद्ध के करने लगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिए थे। तोड़ फोड़ के द्वारा सरकारी व्यवस्था को तहस नहस यानी नष्ट करने का प्रयास किया सभी लोगों ने। 70,000 से अधिक लोगों को अंग्रेज़ों ने जेल में बंद कर दिया। इस आंदोलन के समय, क्रांति के समय 538 बार अंग्रेज़ों ने गोली चलाई। 1028 लोगों ने अपने प्राण गंवाए यानी उनकी जान चली गई। 3200 लोग घायल हो गए। अहमदाबाद और पटना में गोली चलाए जाने के कारण बड़े संख्या में, अधिक मात्रा में संख्या में विद्यार्थी की जान गई। इस युद्ध में लोगों ने व्यक्तिगत यानी अपने जहाँ पे रहते थे वहाँ पर और सामूहिक साथ लोगों ने जो बहादुरी दिखाई, उससे विश्व के साथ ब्रिटिश सरकार पे एक ऐसा असर हुआ जिससे अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब भारत में अपना शासन बनाए रखना मुश्किल है। और लोगों ने स्वयं वो आंदोलन चलाया, खुद के अपने स्थान के लिए उन्होंने एक संघर्ष लड़ा। भारत छोड़ो शब्द लोगों में स्फूर्ति यानी उत्साह का रूप धारण कर लिया था। ऐसे शब्द को उन्होंने धारण किया और इस सूत्र से डोमिनियन स्टेट्स यानी उपनिवेशिक स्वराज्य का जो ख्याल था वो गायब हो गया। अब पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए, उसके लोग कटिबद्ध हो गए और उसके बाद 5वें वर्ष भारत को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिली। आगे पढ़ेंगे, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा राज्य के कटक शहर में हुआ था 23 जनवरी 1897 में। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस सरकारी वकील थे। माता श्रीमती पार्वती देवी धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी। धार्मिक यानी पूजा पाठ वाली में उनका ज़्यादा मन लगता था। कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में से बहुत अच्छे अंकों से परीक्षा पास करके विशेष अध्ययन यानी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ से बहुत कठिन मानी जाती ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा चौथे नंबर से उत्तीर्ण करके वे कोलकाता वापस लौटे।
ऐसा सोचा था कि यह बंगाली लड़का भविष्य में ब्रिटिश सरकार में वफादार सेवक बनेगा। उसी ने भारत की ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किया। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अंग्रेज अध्यापक ओट द्वारा रंग भेद यानी काले गोरे की नीति यानी विचारों और भारतीय विद्यार्थियों के साथ अपमानजनक यानी तिरस्कारपूर्ण व्यवहार और अभिमान के घमंड के कड़वे अनुभवों यानी जानकारी ने उनके मस्तिष्क में दिमाग में आंदोलन क्रांति यानी आंदोलन के बीज बोए। उन्हें भारत के स्वातंत्र्य संग्राम में बहुत अधिक रुचि थी यानी पसंद था वे भारतीय महासभा के सक्रिय यानी कार्यशील कार्यकर्ता बन गए। वे राष्ट्रीय स्वराज दल में जुड़कर 1923 में थोड़े समय में ही युवकों के अति प्रिय बहुत ही प्रिय नेता बन गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की लड़ाई में वे आगे रहे थे और कारावास यानी जेल में सजा भी काटा था। ईस्वी सन 1938 में मात्र 41 वर्ष की युवावस्था में हरिपुरा सूरत कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होना उनकी लोकप्रियता यानी जो लोगों के बीच में वो प्रिय हो गए थे और योग्यता का परिणाम था। कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा राज्य के कटक शहर में हुआ था 23 जनवरी 1897 में। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस सरकारी वकील थे और उनकी माता पार्वती देवी धर्म कर्म में उनका ज़्यादा मन लगता था, पूजा पाठ में। और कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में बहुत अच्छे अंक से पास हुए और विशेष यानी और ख़ास पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ पर जो बहुत कठिन मानी जाती है ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा चौथे नंबर में पास करके वे कोलकाता वापस लौटे। तो ऐसा लोग सोचते थे कि यह बंगाली लड़का आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार में वफादार सेवक बनेगा, लेकिन उसने भारत की ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ही स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किए। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अंग्रेज अध्यापक ओट द्वारा जो काले गोरे का विचार था उनका भेद करते थे, भारतीय विद्यार्थियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे और इस घमंड के कड़वे अनुभव यानी एहसासों के कारण उनके मस्तिष्क में क्रांति यानी आंदोलन का बीज बो गया। तो उनके खिलाफ उनके अंदर क्रोध पैदा हो गई थी और उन्हें भारत के स्वतंत्र संग्राम में अधिक रुचि थी। देश को आज़ाद कराने के लिए जो संग्राम छेड़ा गया था वे भारतीय महासभा के बहुत ही सक्रिय कार्यशील कार्यकर्ता बन गए। वे राष्ट्रीय स्वराज दल में जुड़कर 1923 में थोड़े समय में युवकों के बहुत ही अच्छे बहुत ही प्रिय नेता बन गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की लड़ाई में वे सबसे आगे थे और उन्होंने जेल में जाकर सजा भी काटा। ईस्वी 1938 में मात्र 41 वर्ष की युवा अवस्था में हरिपुरा सूरत में जो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए और उनकी लोकप्रियता और उनकी योग्यता का यह परिणाम था। आज के लिए इतना ही बस। आपका पाठ बहुत बड़ा है तो आगे मैं बाद में पढ़ाऊँगी। जितना पढ़ाया गया उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।